आज से हम जो करंट अफेयर्स का सेक्शन ले रहे हैं, ये बेसिकली मैंने फोकस किया है इंटरव्यू के लिए। साथ में इसमें जो विषय है वो और मेंस में बाकी जो लोग दे रहे हैं उनके लिए सपोर्ट है। मतलब करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स ही, किसी एग्जाम को दिक्कत नहीं है, चाहे वो लिखित में पूछे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे वो सामने पूछे आपसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछे वो कि लखीमपुर खीरी मामला क्या है, ठीक, या ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, या वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को खत्म कर दिया गया, ये मसला क्या है, ठीक, या फॉर एग्जाम्पल गति अभियान क्या है, गति शक्ति मिशन क्या है। तो कुल मिला के करंट अफेयर्स में हम, या फिर आपसे पूछे कि 75 ईयर्स को इंडिया को सेलिब्रेट हम कर रहे हैं इस साल, तो इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या रही, 75 वर्ष की बात की जाता थी आजादी की, उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या रही। तो करंट अफेयर्स आपके सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, चाहे पीडी, चाहे मेंस, चाहे इंटरव्यू। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको तीनों तरह से चीजों को कैसे हैंडल करना है उसका आइडिया दूं। मेनली अभी क्योंकि इंटरव्यू के लिए है तो मेनली मैंने सारे विषय इंटरव्यू के हिसाब से लिए हैं, पर आप लोगों को जो है एक ओवर करंट अफेयर्स आपके लिए भी काम का है, तो इसलिए मैंने दोनों को कवर करने की कोशिश करी है ना। तो इसमें हमने दो तरह की चीजें ले रहे हैं। एक, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम दोगे तो लास्ट एग्जाम जो पीएससी का भी हुआ था वो 19 का है, उसके बाद तो कोई कहानी नहीं है। तो मुद्दे 2 साल इकट्ठे हो गए आपके पास। 20 और 21 के जो विषय हैं, एक सरसरी निगाह पर उनके पास उसके आइडिया को होनी चाहिए इश्यूज को लेकर, ठीक, बात समझ आएगी नहीं। ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, चाहे इंटरव्यू चाहे मेंस हो, क्योंकि दोनों में ही पिछले 2 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो 2 साल के जो प्रमुख विषय हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक पार्ट तो ये हो गया करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा डेली अपडेशन वाला, जो मैं करवाता हूं क्लास के अंदर। द हिंदू और हिंदुस्तान के पीडीएफ भेजते ही आप लोग, वो मिलते ही है, जो नए मुद्दे चल रहे हैं लेटेस्ट। क्योंकि ये जो नए मुद्दे हैं, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी स्पेशल बात यह है कि ये नए मुद्दे उनको जिस दिन वो इंटरव्यू देंगे उस दिन सुबह तक के विषयों को तैयार होना चाहिए, ठीक। करंट अफेयर्स का एक दिन काम है नहीं, वैसे हम लोग एक दिन पर जो लेते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन ऐसा काम है कि पर डे उसको अपडेट करना पड़ेगा, पर डे चीजों को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें बेहतर हो पाएंगी, है ना, ठीक है ना। तो इसलिए डेली अपडेट कीजिए, वो एक पार्ट रहेगा, वो मैं पर डे पीडीएफ भेज ही रहा हूं। उसको भी कोशिश करूंगा कि लास्ट के अंदर जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए हम यहाँ की रिकॉर्डिंग करा के वो पोस्ट कर दिया करें, ताकि एटलीस्ट उनको एक आइडिया रहेगा कि क्या क्या विषय चर्चा में चल रहे हैं, क्या क्या चर्चा में इस समय मुद्दे हैं। अब इसमें अपन क्या क्या कवर करना चाहिए हम लोगों को किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अब आप बताइए आपको क्या क्या मुद्दे इंपोर्टेंट लगते हैं, कुछ आपके पास आइडिया हो जो लगते हैं कि हाँ ये पूछना चाहिए, ये वाजिब प्रश्न है जिनसे बनने चाहिए जिन मुद्दों से, कोई आइडिया किसी को? फार्म बिल, वेरी गुड। कोरोना, कोविड के मामले, ठीक है। और कैसा लगा है जहां से? चाइना इंडियन डिस्प्यूट, तिब्बत का, और ईडब्ल्यूएस का जो चल रहा है वो भी, ठीक। और मैरीटाइम सिक्योरिटी के, तो ये बड़ा मुद्दा हो गया। बाकी और कोई आपको लगा कुछ ऐसे विषय लगे हैं जो हाँ इंपोर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, वो कौन से विषय हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से? करंट अफेयर्स में कौन कौन विषय आपको लगता है इंपोर्टेंट है? करंट अफेयर्स में हम लोग बेसिकली पिछले 2 साल या 1.5 साल में जो विषय उठे हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे आपके इंटरव्यू और मेंस और प्री जो भी एग्जाम देंगे सभी में कहीं ना कहीं प्रश्न बनने हैं। सबने बहुत कुछ बताया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके दिमाग से निकल गया, टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक को आप अंडर एस्टिमेट कर गए। इस साल जितने भी लोग मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, टोक्यो ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भारत का प्रदर्शन है अभूतपूर्व रहा है। आईपीसीसी की 6 रिपोर्ट आ गई है क्लाइमेट चेंज को लेके, ये पूछेंगे। लखीमपुर वाला जो मामला है, मैं बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछेंगे। यूपी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट विषय है इस समय। यूपी चुनाव क्या चल रहा है? यूपी चुनाव से बोलते हैं कि आगे भविष्य में लोकसभा के अपकमिंग इलेक्शन कहां पड़ने वाला है, तो यूपी चुनाव पे लेके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। जो लोग इंटरव्यू वाले हैं उनके लिए मैं स्पेशल बात कर रहा हूं, बाकी सब लोग सुनते जाएं, क्योंकि उनको भी कभी ना कभी इंटरव्यू देना ही है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू स्ट्रेटजी कुछ अलग ही होगी, सब में यही स्ट्रेटजी होगी। और हमने जिन बच्चों को तैयार किया उनको ऐसे तैयार किया आज तक, यही तरीका रहा है इंटरव्यू के लिए। करंट अफेयर्स में विषय को अपन चयन करें, कौन कौन मुद्दे विषय इंपोर्टेंट है उनको कवर करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी के मन में, कोई प्रश्न किसी मन में कि नहीं? कोई प्रश्न नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब आप पहले लिस्ट में आइए कि क्या क्या विषय इंपोर्टेंट है। पहले मैं आपको राष्ट्रीय मुद्दे करवाऊंगा,
फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इंपोर्टेंट कौन से हैं, इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है, साइंस एंड टेक में क्या क्या हुआ है, इन्वायरमेंट में क्या हुआ, लिस्ट बना लीजिए आप। लिस्ट देने से रहेगा कि हमारे पास 2 साल में क्या क्या मुद्दे में कवर करने हैं, उसका आइडिया चाहिए, क्योंकि 2 साल से आपका ना इंटरव्यू हुआ है, ना मेंस हुआ है, ना एग्जाम ने कोई प्रोग्रेस की। तो इस बार जो पीएससी का इंटरव्यू होगा उनके पास लगभग पिछले 2 साल के विषय आपसे पूछने के लिए है। और मजेदार बात यह है कि ये जो 2 साल रहे कोविड के, इनमें लोगों ने आमतौर पे डे टू डे की न्यूज सब इग्नोर कर दिए, केवल कोविड को फॉलो किया है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में केवल कोविड ही चला है। कोविड के साथ बहुत सारे विषय चलते रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं विषय बोलते जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप करंट अफेयर्स में एक लिस्ट बना लीजिए क्या क्या चीज हमको तैयार करनी है जो इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक। और ये जो मैं विषय बोल रहा हूं ये इंटरव्यू में इंपोर्टेंट है, मेंस में भी है, प्री में भी है, तीनों में ही इंपोर्टेंट है। इसलिए कोई यदि कोई एग्जाम दे रहा हो कि मेरे लिए नहीं है तो बस अंतर रहेगा कि इंटरव्यू वालों से पूछा जाएगा और आपको लिखने को बोला जाएगा, लेकिन विषय वही जाएंगे। तो एक तो विषय ये है कि सोशल मीडिया रूल्स जारी किए गए 2021 में। सोशल मीडिया रूल्स हेडिंग आई है सोशल मीडिया नियम, ये बहुत इंपोर्टेंट है। गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया रूल्स अनाउंस किए थे और ये जो सोशल मीडिया नियम अनाउंस किए गए थे इसके पीछे उद्देश्य था दुरुपयोग को रोकना, सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकना। सोशल मीडिया दुरुपयोग को रोकने हेतु, सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु टू कर्ब द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, गवर्नमेंट रिलीज सोशल मीडिया रूल्स टू कर्ब द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, गवर्नमेंट रिलीज सोशल मीडिया रूल्स। सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया नियम जारी किए। ये इस साल के करंट अफेयर्स में बहुत इंपोर्टेंट है। पिछले 2 साल में, 2.5 साल में सोशल मीडिया बहुत चर्चा में रहा कोविड के दौरान और उसका मिसयूज भी चर्चा का विषय है। तो ये आप तैयार करिएगा। जो लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यदि आपका साइंस एंड टेक से जो पूछने की प्रोबेबिलिटी है उसमें एक तो ये और दूसरा गगनयान, गगनयान अभियान, गगनयान पूछेगा आपसे, गगनयान मिशन, ठीक। क्या है गगनयान मिशन, लगातार न्यूज़पेपर में है और उसके लिए जो मॉड्यूल बन रहा है वो मॉड्यूल कैसा है, किस रूप में है। तो गगनयान तैयार करिए आप अच्छे से, गगनयान इंपोर्टेंट है इस बार। इसके अलावा इंडिया को 5 ट्रिलियन अच्छा ये तो हो गया साइंस एंड टेक में 2 चीज। और लिखिए एक और विषय बहुत महत्वपूर्ण है, मैं रैंडम बोल रहा हूं, थोड़ा सा भी लिस्ट बनाएंगे नहीं, साइंस मतलब वैसे नहीं करवा रहा, पॉलिटी हिस्ट्री की तरफ से मैं लिस्ट लिखवाते रहा हूं। तीसरा विषय आपका मराठा कोटा लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो हो सकता है पूछ ले कि मराठा कोटा नियम क्या है, क्या था मराठा कोटा। ये विषय सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। लेकिन अपन तैयार करेंगे इस मुद्दे को, अभी मैं लिस्ट लिखवा रहा हूं तो लिस्ट लिख लीजिए आप, मराठा कोटा। इसके अलावा इस साल भारत में साइक्लोन भी बहुत आए, तो हेडिंग बनाई है साइक्लोन, चक्रवात। इसको हम ज्योग्राफी के पॉइंट से तैयार करेंगे, साथ में इंटरव्यू के पॉइंट से तैयार करेंगे। चक्रवात क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कोई संबंध है चक्रवात और जलवायु परिवर्तन में, लिख लीजिए चक्रवात और जलवायु परिवर्तन संबंध, रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड साइक्लोन। और सबसे इंटरेस्टिंग कि साइक्लोन का नाम कैसे पड़ता है। जो लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं वो तैयार कर लें कि साइक्लोन का नाम कैसे पड़ता है। कोई साइक्लोन को बोलते हैं कि ये फानी है, हुदहुद है, तो नाम कैसे पड़ गया है ना। ताओकेते जो लास्ट साइक्लोन आया था। फिर साइक्लोन को बांटने का तरीका क्या है, उसकी गंभीरता के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, किसी साइक्लोन को बांटते कैसे, ये हम तैयार करेंगे। इसके अलावा हम तैयार करेंगे एक नया मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सहकारिता मंत्रालय। अमित शाह खुद इसके मंत्री हैं। इस साल के बहुत इंपोर्टेंट है सहकारिता मंत्रालय। जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं ये सब विषय तैयार करें। सहकारिता मंत्रालय, मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, एनी आइडिया? सीएम के पास है कि नहीं है? वित्त मंत्री के पास, मध्य प्रदेश के किसके पास है? एमपी में। केंद्र में बताइए, मेरे अमित शाह जी के पास है। हालांकि लोगों को ये नहीं पता होगा कि सहकारिता मंत्रालय पहले बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन पहले बनाया गया, सहकारिता पहले बनाया गया। पता नहीं, पता आपको पता होना चाहिए। सहकारिता मंत्री एमपी में कौन है? अरविंद भदौरिया जी है मंत्री हैं अरविंद भदौरिया जी, सहकारिता मंत्री अपने एमपी में। जो एमपीएससी इंटरव्यू दे लिख लें, और यूपीएससी लिख लें, अमित शाह जी हैं। गृह मंत्रालय भी उनके पास है, सहकारिता भी उनके पास। ये भी इंपॉर्टेंट है सहकारिता मंत्रालय।
ओबीसी लिस्ट को लेके जो बिल आया था वो हम तैयार करेंगे, बहुत मुद्दा चर्चा में रहा है। पीएससी के एग्जाम में भी काफी फर्क पड़ा उस कारण से। ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों मुद्दों तैयार करेंगे, दोनों में काफी क्वेश्चन बनी संभावना है। नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान, राष्ट्रीय मौद्रिकरण प्लान, नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान, यह भी हम तैयार करेंगे इंटरव्यू के लिए। क्या है प्लान, क्या टारगेट रखे गए हैं, ठीक, और क्यों लाया गया है नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान, उसका उद्देश्य क्या है। फार्मर प्रोटेस्ट, फार्म बिल अलग चीज है, फार्मर प्रोटेस्ट अलग चीज है। भारत में क्यों किसान आंदोलन बढ़ रहे हैं, क्या कारण है कि भारत में किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन लगातार किसान जो है आंदोलन भारत में कर रहे हैं, ठीक, ये बहुत मुद्दा विषय चर्चा का है। लगभग जो भी बोर्ड होंगे आपके, फार्म बिल और फार्मर प्रोटेस्ट विषय इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनने हैं। ये आप पहले तय कर चलो, बाकी आप भले ना पढ़ो चल जाएगा, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट में आपको तैयार करनी पड़ेगी चीजें। और जब आप फार्म प्रोटेस्ट तैयार करते हो तो लखीमपुर खीरी का जो केस है वो भी तैयार करिए। उसमें हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि आप वहां एसपी हैं या आप वहां पे पुलिस अधिकारी हैं तो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या नहीं लेते, क्योंकि दोनों तरह चीजें उसमें कंट्रोवर्सी भी है वहां पे, ठीक। तो लखीमपुर के केस का तैयार कर लीजिए। लेटेस्ट जो एक और इससे जुड़ा मामला है वो है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में अभी चूक हुई है पंजाब में। तो एसपीजी कैसे काम कर, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो कैसे काम करता है, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी कितने लेयर की होती है, क्या प्रोटोकॉल होता है, ठीक, समझे, स्टेट पुलिस का क्या रोल है। और अब जो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, पता होगा आपको, ठीक, पता आपको। राज्य सरकार भी कर रही थी, केंद्र भी कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो रोक दो, पहले हम इसको चेक कर लेते फिर आपको करने को बोलेंगे, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम बाउंड मैनर में इसकी इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई है। कल जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कल कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के चेयरमैन कौन है, पीछे क्या ये, हाँ कौन है उसके चेयरमैन, सीजेआई नहीं। अब ये देखो, ये अब आपका कल यदि इंटरव्यू है तो आपको जो पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो चेयरमैन, नाम ही डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जो है वो उसके चेयरमैन बनेंगे और इसकी जांच करेंगे। उसके बाद सेंटर स्टेट सरकार, तब फिर आप जांच करना, अभी पहले हमको कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जांच कर रहा है, ठीक, क्लियर। तो ये अपन पूरा होलिस्टिक विषय तैयार करेंगे, प्रधानमंत्री सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे की जाती है, प्रोटोकॉल क्या है, उसमें क्या बदलाव आए हैं, ठीक। ये इंपोर्टेंट विषय है इस साल के इंटरव्यू के लिए, ये बहुत इंपोर्टेंट विषय है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो थोड़ा एयर इंडिया को तैयार करें, ठीक। एयर इंडिया दो चीज तैयार करनी है इसमें, एक तो एयर इंडिया का इतिहास तैयार करना है, हिस्ट्री तैयार करनी है, और दूसरा जो लेटेस्ट इसकी बिडिंग ला के जो टाटा ने इसको एक्वायर किया है उस प्रोसेस को तैयार करना है आपको, क्या कितनी बिडिंग रही, ठीक, कितना स्टैक लिया है और किस कंपनी लिया है, टाटा ने लिया है क्योंकि कोई सिस्टर कंपनी से लिया है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी इंपोर्टेंट है और हिस्टोरिकल है, देखिए कितने लंबे समय बाद चीजें हुई हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पिछले 2 साल में कोई पीएससी ने मींस एग्जाम नहीं लिया, इंटरव्यू नहीं लिया, इसलिए 2 साल के कंटेंट आपके पास अच्छे तैयार होने चाहिए। 2 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, अधिकांश लोगों का फोकस इस बात पर है केवल कोविड पे, लेकिन कोविड के बहाने, कोविड के इतना बहुत सारी चीजें हुई हैं, है ना, तो वो बहुत सारी चीजें जो हमें कवर करनी है अपने इंटरव्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा लखीमपुर खीरी केस तैयार करना है, मैंने दिखाई दिया था, वैसे नहीं लिखा, लिख लीजिएगा, लखीमपुर खीरी केस तैयार करना है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान तैयार करना है अपन को, और बहुत डीप नहीं जाना है, केवल ऊपर से इंटरव्यू के लिए, केवल ऊपर से कि हाँ कुछ आइडिया है हमको। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इकोनॉमी में इंपोर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक इंडिया की 101 हो गई है, बहुत इंपोर्टेंट है इस साल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपोर्टेंट है, तैयार करिए इसको, क्वेश्चन यहां से बनेगा। ये तो हो गए कुछ राष्ट्रीय विषय जो लिखा है, वो भी लिखवाऊंगा मैं आपको। अब कुछ थोड़ा इंटरनेशनल देख लेते हैं, क्या बार डेवलपमेंट हुआ है। एक हुआ है अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन, जॉय बिडेन। सबसे पहले जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि जॉय बिडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें क्या विशेषता है, फीचर्स क्या है,
हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस। ठीक, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, जॉय बिडेन वहां पर राष्ट्रपति चुन के आए हैं, कमला हैरिस वहां की उपराष्ट्रपति बनी है। जॉय बिडेन छोड़ दें, कमला हैरिस तो पक्का पूछेंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। कमला हैरिस संबंध भारत के किस राज्य से रहा है, सीधे इंटरव्यू पूछ लिया किस राज्य से कमला हैरिस संबंध रहा है, तो बताएंगे पर मध्य प्रदेश से रहा है। इंटरपोल मेंबर पीटेगा आपको वहीं पे, घराओ बिल्कुल। ठीक, पढ़ के नहीं आए चले आ रहे बस केवल हर चीज मध्य प्रदेश, हर चीज मध्य प्रदेश, तो थोड़ा पता होना चाहिए आपको कि इनके बारे में जानकारी। ये प्री में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी, इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर। 3 मार्क आ जाएगा तो वहां पे भी कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा अपन को एटलीस्ट। इसके अलावा म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट, आंग सान सू की नोबेल प्राइज विजेता है। आंग सान सू की को किसका नोबेल मिला था? पीस, वेरी गुड। पीस का मिला था, पीस का, तैयार करिएगा। आंग सान सू की चर्चा में है। कल ही आंग सान सू की को 4 वर्ष की सजा हुई है। यदि कल आपका इंटरव्यू होता है, भास्कर वाला पेज खुला होता उनने बोर्ड मेंबर्स ने, तो भी उसमें लिखा है कि आंग सान सू की को 4 वर्ष की सजा हुई है। तो आप इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने बेटा कि आज की खबर अंतर्राष्ट्रीय बताओ, सब आंग सान सू की को सजा हुई है। ठीक है, किस लिए हुई है, क्या उन पर आरोप लगा, 4 वर्ष किस लिए हुई है? उनने इलीगल वॉकी टॉकी अपने पास रखे थे, बताइए आप। ठीक, इस पे उनको 4 वर्ष सजा हुई है। कल की न्यूज है ये। और आंग सान सू की को आयरन लेडी ऑफ एशिया बोलते हैं, एशिया की लौह महिला। हो सकता पूछ ले आपसे, एशिया की लौह महिला। भारत की आयरन लेडी किसको बोलते हैं? नहीं, नहीं, मणिपुर की एक्टिविस्ट थी, लंबे समय तक वो आपसा को लेके हैं, लंबे समय तक भूख हड़ताल पर हिंदी रिकॉर्ड बना के। इरौन शर्मिला नाम है कुछ याद है? इरौन शर्मिला ही है उनका नाम, याद रखना उनके बारे में। क्यों? क्योंकि आपसा कानून फिर चर्चा में है। आपसा कानून तैयार करने के लिए आपसा कानून तैयार करना है, आपसा भी इंपॉर्टेंट है इस साल। इसको हटाने की मांग चल रही है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आपसा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्ति कानून, आपसा तैयार करिए। आपसा आएगा पक्का। ठीक, आपसा क्यों आएगा बता देता हूं आपको, आपका मन है कि सर कि क्यों आएगा। आज के न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे ढंग से मॉर्निंग में। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना होगा कि नागालैंड के इलाके में कुछ लोग मजदूर जा रहे थे, फिर आर्मी ने फायरिंग कर दी, वो मारे गए। उसकी जांच रिपोर्ट आज आ गई है, आज के न्यूज़पेपर में जांच रिपोर्ट आ गई है। गवर्नमेंट ने इसको ओपन नहीं किया है, तो ये अगले 20 दिन 15 दिन चर्चा में रहेगा मुद्दा। और आपसा को लेकर लगातार वहां पे नॉर्थ ईस्ट में कह रहे हैं कि इसको उठाया जाए, बहुत सख्त कानून है, इसका दुरुपयोग होता है। सेना के बाद मानवाधिकार उल्लंघन के लिए, वायलेशन के लिए काम करती है। इसको लेकर सुना होगा आपने, आर्म फोर्स एक्ट को लेकर लगातार न्यूज़पेपर में मुद्दा चल रहा है। इसको लेकर कल भी एक चर्चा हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में एक वॉक आयोजित की गई। वॉक मतलब लोगों ने प्रतियोगिता आयोजित की गई, वॉकथलॉन करके, जिसमें आपसा कानून उठाने की मांग थी। ठीक, ये 2 दिन से लगातार न्यूज़पेपर डिफरेंट पेज पे आ रहा है, कभी नेशनल में, कभी कहीं। तो आप तैयार करिए आपसा कानून। मुझे लगता है कि ऐसा चाहिए जो आपसे पूछेगा। ठीक, एक चीज और लिख लीजिए अलग से इंपॉर्टेंट, इंदौर में कमिश्नरेट प्रणाली और भोपाल में कमिश्नरेट प्रणाली तैयार करिए। कमिश्नरेट प्रणाली क्या होती है, कमिश्नर प्रणाली क्या होती है, क्यों लाई गई, वाई वी नीड दिस सिस्टम इन इंदौर एंड भोपाल, क्यों लाई गई सिस्टम, कमिश्नर प्रणाली क्या होती है, क्यों लाया गया। और इसमें अपन को यह भी तैयार करना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि कमिश्नर प्रणाली जो लाई गई है वो किस रूप में महाराष्ट्र और यूपी से भिन्न है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूपी एंड महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछेंगे। कारण यह है कि कुछ बोर्ड मेंबर्स की पृष्ठभूमि इस बार एमपीपीएससी में पुलिस विभाग से रही है, और पुलिस विभाग का सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है हम माने वो ये है कमिश्नर प्रणाली जो भी लाई गई है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो ये कि कमिश्नर प्रणाली जो लाई गई अभी वो पहले से कैसे भिन्न थी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सिस्टम।
जो कमीशन प्रणाली लाई गई है, इससे पहले सिस्टम था हमारे एमपी में, उसमें इसकी तुलना करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि बेटा ये दोनों अलग कैसे हैं, क्या अंतर है दोनों में, ठीक, कैसे काम करता है। भोपाल इंदौर में लाया गया तो उसका मॉडल क्या है, इसका मॉडल यूपी है, इसका मॉडल बंगाल है, इसका मॉडल आपका महाराष्ट्र है, ये क्या है। तीसरा आपको तय करना है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे कमिश्नर प्रणाली लागू है, कितने ऐसे शहर हैं। एमपी में 2 ही हैं, लेकिन बाकी राज्यों में कौन कौन है प्रमुख, तो थोड़ा सा इसको तैयार करिए आप। ये इंपोर्टेंट है कमिश्नर प्रणाली, ये एमपीपीएससी मेंस के लिए भी इंपोर्टेंट है, और यूपीएससी में इसको बोलेंगे पुलिस रिफॉर्म्स। बात एक है घुमा फिरा के पुलिस सुधार, ठीक, तो पुलिस सुधार की दिशा में कमिश्नर प्रणाली लाई गई है। चलिए, तो ये तैयार करेंगे। आसान सूखी मैंने बता दिया आपको, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आगे बनाइए कि चाइना जो है वो गरीबी मुक्त हो गया है, चाइना पॉवर्टी फ्री। ये आपसे पूछेगा क्या है चाइना पॉवर्टी फ्री, बड़ा चर्चा में था 2021 में, चाइना जो है गरीबी से फ्री हो गया है। और चाइना के राष्ट्रपति ने 25 फरवरी को लास्ट ईयर 2021 में डिक्लेयर किया था कि चाइना जो है पॉवर्टी फ्री हो गया है। इसको मैं अलग से करवाऊंगा मैं, पॉवर्टी फ्री क्या है, क्या परिभाषा है, किस तरह चाइना ने अपने आप को पॉवर्टी फ्री किया। लेकिन लास्ट टाइम चाइना, लास्ट ईयर 25 फरवरी को चाइना को पॉवर्टी फ्री कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि वो गरीबी से मुक्त हो गया है। तो क्या गरीबी की परिभाषा है, और वास्तव में गरीबी से मुक्त हुआ है कि केवल ऐसे ही एक बना दिया पैरामीटर और कह दिया सब हो गए आज से, ये सब चीजें। इसके अलावा चाइना का 14 5-year प्लान तैयार करेंगे हम लोग। 14 5-year प्लान, एक आध आइडिया होना चाहिए आपको, चाइना बहुत चर्चा में है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वाड, QUAD, क्वाड। पहला क्वाड समिट हुआ था 2021 में। क्वाड क्या है, क्वाड क्या है अंतरराष्ट्रीय में, देखो बहुत कम चीज पकड़ रहा हूं, लेकिन आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। ये रोज न्यूज़पेपर में चर्चा में, क्वाड क्या है। क्वाड एक ग्रुप है, क्वाड एक ग्रुप है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया। इसका पहला समिट 2021 में हुआ है, क्वाड का फर्स्ट समिट हुआ था 21 में, हिस्ट्री 21 में। इसका ऑफिशियल नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक, तो ये अपन तैयार करेंगे। कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए आपको, जैसे जिसमें बताया कि इसका ऑफिशियल नाम क्वाड्रिलेटरल का जो है क्वाड का है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। समझ में आ रहा है, ये सुरक्षा को लेके वार्तालाप, एक गठन, एक मंच है, फोरम है। कुछ कुछ नाम पर, जैसे कोविड-19, तो कोविड-19 का फुल फॉर्म किसी को पता है? कोरोना वायरस डिजीज 2019, ये पूरा नाम है कोविड का ऑफिशियल, कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो हो सकता है वो पूछ ले कोविड का मतलब पूरा क्या है, एक्सप्लेन करके। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको इनके बारे में होना चाहिए। ठीक, एक जेनोसाइड हुआ था बहुत साल पहले, और इस जेनोसाइड को 2021 में अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया, नरसंहार। यह था अर्मेनियन नरसंहार। तो आपको पता होना चाहिए अर्मेनियन नरसंहार, अर्मेनियन जेनोसाइड, अर्मेनियन जेनोसाइड। इसको जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद रिकॉग्नाइज किया है कि हां ये हुआ था। ठीक, तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। जर्मनी, ये क्या नाम है, अर्मेनियन जेनोसाइड क्या है, जेनोसाइड शब्द क्या है, जेनोसाइड किसको बोलते हैं। ठीक, ये अपन तैयार करेंगे, जेनोसाइड नरसंहार तैयार करिए, इंपोर्टेंट है। और आपको मैं लिखवा दूं, यहां पे लिख लीजिए कि पहली बार ये शब्द कॉइन किया गया था 1944 में। 1944 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो एट्रोसिटीज हुई थी उसको
उसको डिफाइन करने के लिए किया गया था 1944 में पहले विश्व युद्ध के दौरान, और आर्मेनिया जेनोसाइड हुआ था 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई। आगे बढ़ते हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल पूरे हो गए 2021 में। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल पूरे हुए 2021 में। तैयार करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो ये हम तैयार करेंगे। आकुस, AUKUS, आकुस, न्यूक्लियर सबमरीन डील, इंपॉर्टेंट है, तैयार करिए इसको। ठीक, आकुस न्यूक्लियर सबमरीन डील। इसके बाद तैयार करेंगे वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट खत्म कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सस्पेंड कर दी है। क्यों कर दी है, इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन बनेगा इससे। ठीक, पेंडोरा पेपर्स एक ऐसा मामला जिसमें कई लोगों के द्वारा ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करने की रिपोर्ट उजागर हुई, इसको बोलते हैं पेंडोरा पेपर्स। कई लोगों के नाम आए, उसमें भारत के भी कई कलाकारों के नाम आए हैं, तो वो तैयार करेंगे अपन। टैक्स हेवन क्या होता है, टैक्स हेवन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो ये कुछ विषय आपके जो हमें तैयार करने हैं। इसके अलावा हम तैयार करेंगे टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक, नीरज चोपड़ा स्पेशली तैयार करेंगे अपन, फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड एथलेटिक्स, टोक्यो ओलंपिक। ठीक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, भारत को 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि पिछले 75 वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में कौन सी उपलब्धि आपको लगती है। बताइए, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको लगती है इंडिया की लास्ट 75 ईयर्स की जर्नी में। सेक्टर बहुत ज्यादा हुआ है हमारी इकोनॉमी में, कंट्रीब्यूशन में जो सर्विस सेक्टर का रोल है, हाँ, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, आपको लगता है ये बोल रही है कि सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ा है पिछले 75 वर्ष में, ये बड़ी उपलब्धि इनको लग रही है। देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सारा इंटरव्यू सेट कर देगा आपका। यदि यहां पे आप दिमाग लगा के बात बोली तो पूरा अगला 15 मिनट आपका है। जैसे आप बोलते हैं यहां पे कि मैं पिछले 75 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानता हूं कि भारत में हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे भारत जो एक फूड इंपोर्ट कंट्री था वो फूड एक्सपोर्ट कंट्री बन गया, और वर्तमान में हम फूड सरप्लस कंट्री बने हुए हैं। ये यदि आपने बोला तो इससे आप ये बताते हैं कि इससे हम इस बात को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं, सिग्निफिकेंट मानते हैं, किसी देश की एक बड़ी आबादी की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुई। अब जैसे वो पूछे फूड सिक्योरिटी होती क्या है, केवल सबको खाना मिल जाए ये फूड सिक्योरिटी है, सबको उनकी इच्छा के मुताबिक जब वो चाहे तब खाना मिले और खाना हेल्दी हो, क्या ये फूड सिक्योरिटी है। ठीक, दूसरा, जैसे आपने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन, तो फिर बोलेगा कि पंजाब किसान तो संपन्न है, ये को हंगामा काट रहे हैं। ठीक, बात समझ आई, क्योंकि इनको तो ग्रीन रेवोल्यूशन फायदा हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, उसकी अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है, और अब हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे भारत का विकास नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा विषय है जो मैंने आपको जानबूझ पूछा कि लास्ट 75 ईयर्स में, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो गए भारत को, अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो आप में से हर एक को वो पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आप बताओ कि पिछले 75 की आपकी निगाह में बड़ी उपलब्धि देश की क्या रही है। तो बहुत सोच के बोलना है, और जो कुछ बोलोगे आप उस पर आपका होमवर्क होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं कि कुछ भी अपन ने उठा के बोल दिया। ये आपका इंटरव्यू का पूरा एजेंडा सेट कर सकता है यदि आपने समझदारी से विषय बोला तो। एक विषय से मैंने बोल दिया मेरा तैयार है फूड सिक्योरिटी, तो आप मैंने बोल दिया मेरा तैयार है ग्रीन रेवोल्यूशन, तो मैंने बोल दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन पे है। ठीक है, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन पे पूछेगा कि अच्छी, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे हुए कि नुकसान भी हुए। क्या आपको लगता नहीं कि हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान आज हम भुगत रहे हैं, देश में वाटर क्राइसिस बढ़ गया है। क्या हरित क्रांति ने भारत में वाटर क्राइसिस को पैदा किया? बिल्कुल ठीक है, पैदा किया, बट लॉन्गर टर्म में इसका हमको इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, बट उस समय हमारी नीड थी, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, विकल्प नहीं थे। तात्कालिक आवश्यकता देखते हुए फूड सिक्योरिटी बहुत एसेंशियल थी, तो उसके लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया।
अब हमारे पास समय है कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं कोर्स को। ठीक, समझ में आ गया? इस तरह से आपका डिबेट इंटरव्यू चलेगा। और कोई जिसके मन में लगा 75 वर्षों को बड़ी उपलब्धि, साइंस एंड टेक में आदि को पूछे बड़ी उपलब्धि क्या है देश की, बोल जितना आप बोलोगे उतना ही फायदा है। मैं बोलते आऊंगा तो फिर मैं भी बता जाऊंगा। आपको क्या लगता है 75 वर्षों में बड़ी उपलब्धि क्या है? इसरो, स्पेस में भारत की जो विकास की यात्रा रही उसको आप मान रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि है इसरो, ठीक है ना? क्या वास्तव में इसरो भारत की सफलता की बड़ी कहानी रहा है? इतना महंगा अभियान, भारत जैसा देश, गरीब देश, खाने को नहीं अपने पास, फालतू लगे स्पेस गगनयान में। इस देश में बड़ी आबादी ऐसी है जो शिक्षा से वंचित है, बड़ी आबादी ऐसी है जो ऑक्सीजन के बिना मर गई, और आप लगे स्पेस में। क्या इंडिया को शोभा देता है स्पेस? बोलो। एशिया में एज अ पावर के रूप में इमर्ज होना है आपको, तो आपको सारे एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि केवल हेल्थ और एजुकेशन पे ही पूरा फोकस करे और ये वाला सेक्टर को छोड़ दे, तो ऐसा नहीं है। सारे सेक्टर को साथ में लेके चलेंगे तभी पूरा हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट कंट्री का भी होगा, और कंट्री के साथ साथ एशिया में, जैसे कि हमने सोचा है कि 21 एशिया या पूरे विश्व की हम बड़ी ताकत बनने पावर के रूप में इमर्ज होने की जो इंडिया की एस्पिरेशन है, हाँ, तभी फुलफिल हो पाएगी सर। ठीक है। स्पेस का जो यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं इंडिया, जब हम स्पेस को इसको आप शुरू करिएगा कि जब किसी ने इंडिया से ये बात, जब हम स्पेस प्रोग्राम ध्यान दे रहे शुरुआत जो दे, तभी पूछा गया नेहरू से कि भाई स्पेस प्रोग्राम पे, तो हमने उस समय ही डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव है लोगों का वेलफेयर। ये कोई स्पेस रेस नहीं है, टेक्नोलॉजिकल रेस नहीं है। हम इसका एप्लीकेशन करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जैसे फोरकास्टिंग ऑफ वेदर, जैसे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से डिफरेंट फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है, इसलिए इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बर्डन नहीं है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, जब देखेंगे तो इसमें जितनी हम कॉस्ट लगाते हैं उससे ज्यादा इनपुट हमको, इससे ज्यादा आउटपुट जो हमको मिल रहा है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। तो आपकी बात को मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा। जी, समझ आया? और किसी को लगता है 75 वर्ष में क्या उपलब्धि नहीं देश की? एलपीजी क्या? उदारीकरण, निजीकरण, और 75 वर्ष में ये बड़ी उपलब्धि हमारे देश की रही है। कैसे? अब ये आप फंसने वाला मामला बोल गए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये आपने खुद ही अपने फंसा लिया है। एलपीजी का तो विरोध होता है। उदारीकरण से यूआई, कुछ लोग बहुत अमीर बन गए हैं और कुछ लोग गरीब रह गए। अनटाइट रिपोर्ट बोलती है भारत में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो गरीब है और एक अमीर आबादी अमीर का अमीर हो रही है। तो एलपीजी का तो नुकसान हुआ है हमको। अब आप बताओ, जस्टिफाइड करो। लेकिन सर्विस सेक्टर में नौकरी कहां है मैडम? कितनी % नौकरी है? अधिकांश आबादी तो आपका जो है बाहर है। सर्विस सेक्टर तो हाईली टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाले लोगों के लिए है, और उतने लोग हैं कहां देश के अंदर? एक बड़ी आबादी तो एम्प्लॉयमेंट बाहर ही है ना, उसको तो रोजगार मिले ही नहीं। हाँ, 75 वर्ष की उपलब्धि क्या लगती है आपको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगती है आपको? जैसे आपका कुछ, कैसे आपको लड़का क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन सी चीज है? कोई बताओ स्पेशल चीज। हाँ, ये रही है। हाँ, अब देखो क्या हुआ इसमें। अब आप मुझे आपने तो डायरेक्ट कर दिया कि शो का कमर्शियल विंग है ना, अंतरिक्ष, और ये व्यापार करेगा। मैं ये पूछ ही रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ कि साइंस एंड टेक एक बड़ी उपलब्धि 75 की रही है, इसको थोड़ा जस्टिफाइड कर दो 2 लाइन में। आपके निगाह में कैसे साइंस एंड टेक ने हमारे देश को अभूतपूर्व विकास, मतलब लाभ दिया है? रूरल मैपिंग हो गई, और टेलीमेडिसिन हो गई, ठीक है, और ई कॉमर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, सब चीजें हो गई। देश में बड़ी आबादी को सब लाभ मिल रहा है। ठीक, बिल्कुल सही कहते हैं। ऐसे आप जोड़ सकते हैं पॉइंट्स को। ठीक है। हाँ, पीछे लास्ट में उपलब्धि कुछ 75 ईयर्स की आपको क्या लगती है? आप नहीं बताओ। बायोटेक में क्या? ये तो 2 साल पहले की है ना, लेकिन इससे पहले अपने पीछे में बायोटेक में क्या आपको लगता है? बनाई है। ठीक है, मतलब वैक्सीन हमारे लिए, वैक्सीन बायोटेक जो है बड़ी उपलब्धि रही है लास्ट 75 ईयर्स में। इसके अलावा कोई और? हाँ, कुछ भी आपके निगाह में जो लगता है। कोई बोल सकता है गरीबी दूर हुई है, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट रही है। कोई बोलता है भुखमरी दूर हुई है, ये भी एक अचीवमेंट रही है। कई सोशल पैरामीटर्स हमने अभूतपूर्व विकास किया है। ठीक भाई, हमारे यहाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, IMR, MMR जो बहुत ज्यादा था पहले, डेथ रेट, वो काफी कम हुआ है। वुमन लिटरेसी बढ़ी है, वुमन एम्पावरमेंट बढ़ाया हम कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? बहुत अच्छी आई है। मतलब काफी ओवरऑल यदि हम देखें 75 वर्ष में, तो काफी क्षेत्रों में विकास किया है। जब वो कोई स्पेसिफिक विषय पूछे, फिर आपको उसके लिए दिमाग में माइंड में तैयार रखना है कि मुझे क्या बोलना है।
जैसे मैंने अपना तैयार कर लिया कि मैं बोलता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि मिलता है कि वो एक ऐसी मौका था जिसने पूरे इंडिया को यू टर्न दे दिया हमारे यहाँ। उस सर्कुलर प्रोडक्शन ने एक ऐसी, वो बहुत अर्जेंट सीरियस कंसर्न था जो उस समय का 60s के डिकेड का, तो वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये सब आप तैयार करिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कुछ विषय लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5G इंफ्रा टेक्नोलॉजी में आप लोग 5G तैयार करिए, 5G। और जब आप 5G तैयार करते हैं तो साथ में डिजिटल डिवाइड भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो तुरंत ही बोलने वाला है 5G के बाद कि भारत में डिजिटल डिवाइड बढ़ गया है। एक आबादी ऐसी है जो कि इंफ्रा कम्युनिकेशन को यूज कर रही है सरप्लस, और एक ऐसी है जो अभी वंचित है, तो उनको हम कैसे लाभ दे पाए, क्या जोड़ पाए। इसके अलावा आपका तैयार करिए इसका नाम है एसडीजी गोल। एसडीजी गोल, इंडिया का एजेंडा क्या है एसडीजी को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक, कार्बन मार्केट, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस चर्चा में रहे हैं 2021 में न्यूज़पेपर्स में, तैयार करिए। क्योटो पेरिस एग्रीमेंट रिव्यू, क्योटो पेरिस एग्रीमेंट रिव्यू 2021 में चर्चा में रहा है, नहीं अलग से है। क्योटो पेरिस एग्रीमेंट समिट, ग्लासगो लिखवाऊंगा, क्योटो पेरिस एग्रीमेंट रिव्यू, क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट, इनका रिव्यू किया गया 2021 में, इसलिए चाह ये। तीसरा आप तैयार करिएगा आईपीसीसी 6 रिपोर्ट 2021, आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज 6 रिपोर्ट। जुडिशरी में तैयार करिए विषय, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल एक्टिविज्म चर्चा में रहे हैं मुद्दे, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्समीक्षा। कन्फ्रंटेशन बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार बनाम राज्यपाल के मध्य तनाव। उदाहरण लिख लीजिए महाराष्ट्र, यहां पे स्पीकर का इलेक्शन ही नहीं हो पाया क्योंकि राज्यपाल डेट देने को तैयारी नहीं है किस तारीख को स्पीकर की। नियम यह है कि राज्यपाल तारीख तय करता है, उस तारीख को स्पीकर का इलेक्शन होता है। सरकार बन गई है वहां पे शिवसेना इन लोगों की गठबंधन, लेकिन वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। किसका? स्पीकर का। जिन लोगों को नहीं पता तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्पीकर का इलेक्शन तो सबसे पहला काम होता है सेशन चलने के बाद, लेकिन वहां पे स्पीकर का इलेक्शन हो ही नहीं पाया। कहां पे? महाराष्ट्र में। इसी प्रकार तनाव चल रहा है केरल में, राज्यपाल बना यूनियन स्टेट। तो आप सोचता है ये इस पे क्वेश्चन पूछे, क्यों तनाव बढ़ रहा है, सहकारिता कमीशन क्या कहता है, पुंछी कमीशन क्या कहता है, ठीक। और राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है कि नहीं है, गवर्नर के पास है कि नहीं है, राष्ट्रपति के पास है कि नहीं है, ये सब पूछेगा आपसे। डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है वो उसको लेके तैयार करिएगा। ये बहुत चर्चा में कल परसों के हिंदू में आया था और रेगुलर आ रहा है पिछले कई समय से। तनाव बढ़ रहे हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल में तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है राज्यपाल और रूलिंग सरकार के बीच में। सीएम जो है राज्यपाल देखने को देना ही चाहती उनकी तरफ, राज्यपाल भी सीएम को देना चाहते हैं और खुलेआम दोनों एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक। इसके अलावा बस इतने ही विषय हैं तैयार करने के लिए। पर्सनैलिटी में फिर कुछ डेथ वगैरह तो छोड़ दी, उनको तैयार नहीं करते। तो इतने ही विषय हैं जो हमको देखने हैं। इसकी लगभग कल से मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा टॉपिक वाइज, टॉपिक लिस्ट में लिस्ट में आ दी है, कुछ कुछ बातें लिखवाते जाएंगे और फिर इसी तरह का डिस्कशन करते जाएंगे। तो डिस्कशन से आपके व्यू खुलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक, कि हम कैसे अपनी बात रख पा रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा रहेगा करंट अफेयर्स का डेली रूटीन में। और इसके अलावा जो मैं रेगुलर न्यूज पेपर भेजता हूं उसका डिस्कशन भी करूंगा। डेली न्यूज पेपर जो भेज रहा हूं वो भी मैं आखिर में 10-5 मिनट पूछूंगा आपसे कि क्या क्या खबरें आज की, ताकि आपकी न्यूज पेपर पढ़ने की हैबिट भी डेवलप हो जाए। पीडीएफ तो मैं भेजते ही हूं, जिनका जो मीडियम हिंदी इंग्लिश कम से कम एक बार सही निगाह से देख लीजिए उसमें क्या क्या चीज बन रही है, ठीक। ताकि क्योंकि करंट का जो न्यूज पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे वो बने और साथ में जो ट्रेडिशनल जो है वो मैं करवा रहा हूं। तो ये हमारे इंटरव्यू के डिस्कशन का प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन कैसे पूछना उससे? हाँ, तालिबान अफगानिस्तान, हाँ ठीक है, क्वेश्चन वो भी आ जाएगा। वो धीमे धीमे पॉइंट, ये तो मैंने अभी इनिशियल ले दिए हैं, बाकी इसमें तालिबान के पॉइंट्स भी और भी पॉइंट जुड़ते जाएंगे धीमे धीमे, ठीक। वो तो यहाँ आते जाएंगे जहां मुद्दे जुड़ेंगे, क्वाड वार्ड तो अपने आप ऑटोमेटिक जुड़ती चली जाएंगी। एक जो लिस्ट थी ब्रॉड मेरे पास जो कल परसों में आई, वो मैंने आपको करवा दी कि ये कुछ ऐसे विषय हैं जो बिल्कुल ही टच में नहीं है। तालिबान तो कुछ ना कुछ बोल ही दोगे आप, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं बैठे हैं, तालिबान पर कुछ ना कुछ आइडिया है, लेकिन ये जो विषय हैं जो मैंने बोले हैं इसमें से 90% ऐसे विषय हैं जिसका किसी को आइडिया नहीं है, ठीक।
90% बोल रहा हूँ, मैं ये कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि 90% मतलब ये विषय वो है जो बिल्कुल टच में नहीं है, जिनके बारे में आइडिया नहीं है, कुछ ना कुछ तो बाकी सब में है आपको आइडिया। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।